नमस्कार साथियों, मैं कमलेश चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं जो अपनी पैथोलॉजी सब्जेक्ट है, जिसमें डिजीज के बारे में आपको पूछा गया है। डिजीज जो अपनी क्रॉप्स की है, इसके अलावा हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की है, इनकी अपन चर्चा करेंगे। और साथियों, बहुत सारे स्टूडेंट्स इस सब्जेक्ट को मान लेते हैं कि ये तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। साथियों, बिल्कुल ये आपके समझ में आएगी। जो अपनी सब्जेक्ट है पैथोलॉजी, बिल्कुल आपके समझ में आएगी और आसान भाषा में अपन कंप्लीट चर्चा करेंगे। इसकी क्या करेंगे? कंप्लीट चर्चा करेंगे। ऐसे नहीं है कि इसमें से कुछ अपन छोड़ देंगे, सारी चर्चा अपन इसकी करेंगे। एक मिनट देखो, सबसे पहले अपन देखेंगे जो अपनी हॉर्टिकल्चर पैथोलॉजी सब्जेक्ट है, इसमें सबसे पहले अपन देखेंगे जो अपने पेपर्स हैं, वो पेपर्स में से क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं। फिर इसके बाद में कंप्लीट, ऐसे नहीं कि इसमें ओनली पेपर सॉल्यूशन होगा, इसमें कंप्लीट समझाया जाएगा। बस आपको करना क्या है, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को इसको शेयर करना है ताकि सभी को क्या मिल सके, बेनिफिट्स मिल सके। और इसके साथ ही चैनल पर नहीं हो तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। और आज की जो पैथोलॉजी सब्जेक्ट है उसकी कंप्लीट अपन चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले कंप्लीट इसका जो पैथोलॉजी का है कोड देख लीजिए, PPATH 312। और सब्जेक्ट का टाइटल क्या है? डिजीज ऑफ फील्ड एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स एंड देयर मैनेजमेंट। सबसे पहले पेपर्स की चर्चा करते हैं। न्यू टाइप को छोड़ो, न्यू टाइप तो 10 नंबर की आती है, बाकी अपना जो पेपर है उसकी चर्चा करते हैं, मेन वाले क्वेश्चंस की। देखो, इसमें सबसे पहले पूछी जाती है डेफिनेशंस। डेफिनेशंस में आपके 5 डेफिनेशन हैं, उनका अपन सॉल्यूशन की चर्चा करेंगे अभी आगे की ओर। जो अंतर है, अंतर की भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा इसमें रोग का वर्णन पूछ रहा है, कोई भिंडी का पित सीरा मोजेक रोग है, इसके लक्षण बताने हैं, रोगजनक बताना है और वाहक बताना और रासायनिक नियंत्रण बताना है। इसके बारे में है मूंगफली का टीका रोग, लक्षण रोग कारक मतलब पैथोजन, और इसके अलावा रासायनिक नियंत्रण के बारे में बताना है। फिर इसके बाद में केले का सिगाटो का रोग है, जिसके लक्षण बताने हैं। इसके अलावा रोगजनक और प्रबंधन, सभी चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी के एग्जाम हो उसमें ये क्वेश्चन सारे क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। इसके बाद में टमाटर का जीवाणु उकटा रोग है, लक्षण है और क्या है, मैनेजमेंट है। तो साथियों, पेपर में आपको एनालिसिस करने के बाद में एक चीज दिखी या नहीं दिखी, चावल का ब्लास्ट रोग है, लक्षण बताने हैं, रोगजनक बताना है, रोग चक्कर बताना है, मैनेजमेंट बताना है। साथियों, पेपर देखने के बाद में एक चीज मेरे को तो कॉमन लग रही है कि इसमें जो अंतर है, डेफिनेशन है, वो थोड़े अलग पूछे जाते हैं और बाकी जो लास्ट के क्वेश्चन हैं उसमें कोई भी डिजीज देखा, उसके सिम्पटम और इसका मैनेजमेंट और डिजीज साइकिल और पैथोजन पूछ रहा है, इतना ही पूछ रहा है। तो इन सारों की अपन चर्चा करेंगे। पेपर्स आगे के भी देख सकते हो, इसमें बाजरे का अर्गट रोग है और इसके अलावा है आपके नेक्स्ट पेपर में देख लो, नेक्स्ट पेपर में अपने दे रखा है। देखो, सबसे पहले डेफिनेशंस है, डेफिनेशन सभी की अलग अलग है, इनका सॉल्यूशन देखेंगे। फिर इसके बाद में अंतर है, अंतर का भी देखेंगे। और फिर वही डिजीज आ गई, उनके किसी के पैथोजन पूछेगा, किसी के सिम्टम पूछेगा और किसी का क्या पूछेगा, कंट्रोल पूछेगा। तो ये सारी चीजें मैं इतनी आसान भाषा में आपको समझाऊंगा ताकि आपके किसी भी प्रकार का जो लोड है ना इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, वो सारे लोड खत्म हो जाएंगे। देखिए साथियों, पेपर को देख लिए, ये पेपर्स की पीडीएफ में आपके अपलोड कर दूंगा ऐप में। और पीडीएफ साथियों, बार बार आपसे रिक्वेस्ट है कि पीडीएफ ओनली मिलेगी, ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से ऐप को डाउनलोड कर लो। ब्राइट एग्रो क्लासेस के नाम से अपना जो यूट्यूब प्ले स्टोर है वहां पर मिल जाएगा अपना जो ऐप है। और इसके बाद में इस पर रजिस्ट्रेशन कर लेना, 3 लाइन है, 3 लाइन पे क्लिक करते ही फ्री मटेरियल में आपको अवेलेबल होगा, तो वहीं से आपको मिलेगी। कोई फालतू में मैसेज मत करना अब की बार, क्योंकि हर बार मैसेज करते हैं स्टूडेंट्स की सर पेपर भेज दो, वो भेज दो, वो भेज दो, तो वो सारी चीजें एक जगह पड़ी है ना, वहीं से ले लो। सभी स्टूडेंट्स को भेजना मेरे हिसाब से संभव नहीं है। अब इसके बाद में अपन ने पेपर्स देख लिए, पेपर्स की ये पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट पीडीएफ। नेक्स्ट पीडीएफ है अपनी, देखो
अब अपन चलते हैं कि सर अपने जो सारी चीजें दे रखी है, सारी चीजें दे रखी है, तो सभी के जो रोगजनक है, पैथोजन है, वो सारे एक जगह हैं, अपने लिखे हुए हैं। और सारों में से कॉमन क्या क्या चीजें पढ़नी है, कौन से क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं अपन, जो 6 से लेके और 7, 5, 6, 7 क्वेश्चन है, जिसमें आपको कोई भी डिजीज देगा, उसके सिम्टम पूछेगा, उसके पैथोजन पूछेगा और इसका मैनेजमेंट पूछेगा। इनकी अपन चर्चा करते हैं। सबसे पहले राइस में कौन सा रोग है, ब्लास्ट है और ब्राउन स्पॉट है, बीएलबी है, इसके अलावा सीट ब्लाइट है, इसके अलावा खेरा है और टुंगरो है। इसके बाद में मेज में कौन कौन से, स्टाक रॉट है, लीफ ब्लाइट है और डाउनी मिल्ड्यू है। ये सारे जितने भी क्रॉप्स हैं उनके सारे जो अपने हैं जो डिजीज है, कौन सी डिजीज कौन सी क्रॉप में लगती है, वो सारी कॉमन लिखी हुई है। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि कौन से में कौन सी डिजीज लग रही है। सही, अब अपन ने इतनी चीजें तो चर्चा कर ली कि सर इतना तो पता चल गया कि अपनी जो क्रॉप है उसमें कौन सी डिजीज लग रही है। सही, अब अपनी सब्जियां हैं, सब्जियों में कौन से लग रहे हैं ये भी चर्चा कर ली। सही, जो कि अपना सिलेबस है एक। अब इसके बाद में देखो इसमें कॉमन क्या चीज आ रही है, स्मट 1 में पूछा गया है। इसके अलावा अपना दूसरा कॉमन है, कौन सा है, डाउनी मिल्ड्यू है, लीफ कर्ल कॉमन है, इसके अलावा लीफ स्पॉट है, ब्लाइट है, ब्लाइट बहुत सारी क्रॉप्स में पूछ रखा है। इसके अलावा मोजेक है और रस्ट है और रोट है और विल्ट है। मतलब इतने तो कॉमन है जो कि कोई तो 2 क्रॉप में है, कोई 3 में है, कोई 15 में है, कोई 8 में है, कोई 4 में है, कोई 3 में है। ये क्या है, कॉमन है। अब साथियों मैं एक चीज बताऊं कि विल्ट है, विल्ट का मतलब होता है उकठा रोग। अब उकठा के सभी के लक्षण तो सेम ही है ना, सभी के सिम्टम तो सेम ही होंगे ना, किसी का भी चाहे वो विल्ट रोग हो, सभी के सिम्टम एक है। मैनेजमेंट भी इनका लगभग क्या होगा, समान होगा। डिजीज साइकिल भी सारी मैं चर्चा कर लूंगा। कॉमन देखो, कॉमन ये चीजें हैं, आपको तो शायद लिखते जोर आएगा पर ये कॉमन सारी चीजें दी हुई है। इनको देख लेना कि डाउनी मिल्ड्यू इतनों में है और इनका जो पैथोजन होता है वो भी लगभग क्या होता है, समान होता है। जैसे मान लो किसी में बहुत कम अपवाद है जिनमें थोड़ा सा अलग होता है, वरना सभी में लगभग क्या होता है, समान होता है। जैसे कोई कवक के द्वारा हो रही है तो वो सारी क्या होती है, कवक के द्वारा होती है। अब इसके बाद में देखिए आगे की ओर चलते हैं। आगे है अपना नेक्स्ट है इटियोलॉजी। मतलब अपन इनमें क्या क्या चीजें कॉमन पढ़ सकते हैं, मतलब क्या क्या चीजें कॉमन पढ़ सकते हैं और किस किस चीज से अपने को क्वेश्चन पूछा जाता है। अपने क्वेश्चन में पैथोजन पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, पैथोजन पूछा जाता है, जो कि अभी चर्चा कर लेंगे पैथोजन की। सबसे पहले क्या पूछा जाता है, पैथोजन पूछा जाता है। इसके बाद में एनवायरमेंटल कंडीशन। एनवायरमेंटल कंडीशन कैसे साथियों, कोई भी डिजीज फैलती है ना, डिजीज फैलती है तो उसको कौन फैलाता है, एक जो अपनी क्रॉप है उसमें कोई भी रोग फैलता है तो उसको कोई भी रोग कारक या रोगजनक होगा जो क्या फैलाएगा, डिजीज फैलाएगा। कोई पैथोजन होता है वो पौधे में डिजीज फैलाता है। एक क्या होता है, होस्ट प्लांट होता है। होस्ट प्लांट के अलावा क्या होते हैं, इन्वायरमेंटल कंडीशन, मतलब जो वातावरण की दशा है, वातावरण की परिस्थिति है, इसके माध्यम से ही कोई क्या होता है, रोग एंटर होता है, पैथोजन एंटर होता है और वो रोग फैलाता है। तो इसमें दूसरी चीज अपने को क्या पूछता है, इन्वायरमेंटल कंडीशन। पहली क्या हो गई, पैथोजन हो गई। तीसरी सिम्टम मतलब लक्षण पूछता है। इसके अलावा चौथी अपने को क्या पूछता है, मैनेजमेंट। क्या पूछता है, मैनेजमेंट। क्या पूछता है साथियों, मैनेजमेंट। और कुछ में अपने को क्या पूछता है, इटियोलॉजी। क्या पूछता है साथियों, इटियोलॉजी। और कुछ में अपने को पूछ लेता है वेक्टर। क्या पूछ लेता है, वेक्टर। और इसके अलावा क्या पूछता है, डिजीज साइकिल। मतलब ये चीजें अपने को पूछी जाती है। सबसे पहले क्या, एनवायरमेंटल कंडीशन, मैनेजमेंट, वेक्टर, इसके अलावा डिजीज साइकिल, इटियोलॉजी और सिम्टम और पैथोजन अपने को पूछा जाता है। अब साथियों, अब अपने जितने भी जो रोग हैं, मतलब जैसे मेज में कौन कौन से रोग लग रहे हैं, ये सभी समझ में आ गया कि इसमें अपने को क्या क्या चीजें पढ़नी होती है। क्रॉप्स में जो डिजीज लगती है ये चीजें अपने को पूछ सकता है। अब देखो आगे की ओर।
अब आगे हैं जितनी भी अपनी जो क्रॉप्स है, जैसे मेज है और राइस है, सोरगम है, इनकी जितनी भी डिजीज है उनके क्या दे रखे हैं, उनकी जो पैथोजन है वो पैथोजन सभी के कॉमन एक जगह लिखे हुए हैं। सभी के पैथोजन क्या है, एक जगह लिखे हुए हैं। तो फिर आपको क्या पढ़ने हैं, ये पैथोजेंस के नाम। अब मैं पैथोजेंस के नाम आपको बोल बोल कर बताऊं तो भी आपको कुछ भी नहीं होगा, तो आपको क्या करना है, ये याद करना है, इसमें कोई समझाने की चीज नहीं है। सबसे पहले क्या पढ़ोगे, सभी के पैथोजन एक जगह हैं। जैसे अपने कोई राइस की है तो राइस में 1 2 3 4 5 और 6 कितने डिजीज है, 6 डिजीज, और 6 की 6 डिजीज के पैथोजन है। क्या है, 6 की 6 डिजीज के पैथोजन एक जगह दिए हुए हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, पैथोजन याद करने हैं। इसके अलावा जितनी भी डिजीज है, जैसे ग्राउंड नट की डिजीज है, उनकी सभी के एक जगह पैथोजन लिखे हुए हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या पूछता है, पैथोजन। क्या पूछता है, पैथोजन पूछता है। सही, पैथोजन सभी के एक जगह दी हुई हैं। जैसे ओकरा के देख लो, कॉटन के देख लो, गवावा के देख लो, सोरगम के देख लो, इसके अलावा कॉटन के देख लो, गवावा, बनाना, पपाया, इन सभी के क्या है, इन सभी के जितने भी डिजीज लगते हैं, जैसे कैबेज में अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट लगता है, तो सही। अब इसके बाद में ब्लैक रोट लगता है, जैसे जेंथोमोनास कंप्रेस्टिस। अब जेंथोमोनास कंप्रेस्टिस आपको बहुत जगह मिल जाएगा, मतलब आगे स्पीसीज चेंज होगी, जेंथोमोनास आपके बहुत सारे में मिल जाएगा। तो इनमें सभी एक जगह दी हुई है। जितनी भी डिजीज है किसी भी क्रॉप की, आप मान लो जैसे टी है, टी में रेड रस्ट लगती है, और इसके अलावा कॉफी में भी रस्ट लगती है। तो इनके सारों के क्या दे रखे हैं, सारों के कॉमन जो अपने एक जगह क्या दिए हुए हैं, पैथोजन। अब साथियों मैं आपसे पूछूं कि कोई भी आपको क्रॉप दे दे, कोई भी रोग दे दे, तो उस रोग का आप पैथोजन लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, आराम से लिख सकते हो। चाहे कोई कितना भी वीक से वीक स्टूडेंट हो, इसको 2 से 3 घंटे में आराम से रिवाइज करके इन पैथोजन को याद कर सकता है। तो सबसे पहले आपको क्या करने हैं, पैथोजन याद करने हैं। सबसे पहले पैथोजन याद करने हैं, आगे की चीजें सारी बताऊंगा, डिजीज साइकिल, सिम्टम वगैरह सब कुछ। सही, पैथोजन याद कर लिए। पैथोजन याद करने के बाद में अपने को क्या करना है, जैसे अपने को पैथोजन याद हो जाएंगे तो ये चीज भी याद हो जाएगी कि राइस में कौन कौन सी डिजीज लग रही है, इसके अलावा अपने मेज में कौन कौन सी लग रही है, टीम में कौन कौन सी लग रही है, ये सारी अपने को डिजीज याद हो जाएगी पैथोजन याद होते ही। तो अपना कौन सा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, पैथोजन वाला क्लियर होता है। अब इसके बाद में चलते हैं आगे की ओर। इसके बाद में अगर आपको इटियोलॉजी पूछता है, किसी की भी क्या पूछता है, इटियोलॉजी पूछता है, मतलब उसमें कौन सा सेक्सुअल स्पोर है जो कि क्या करता है, इन्फेक्शन फैलाता है, जो कि क्या करता है, इन्फेक्शन फैलाता है। अब देखो इसमें 4 प्रकार के क्या है, क्लास है, 4 प्रकार के क्या है, वर्ग है। पहला है फाइकोमाइसिटीज। क्या है, फाइकोमाइसिटीज। अब इसमें देखो, इसका माइसीलियम होता है, कवक जाल होता है, वो क्या होता है, साकित होता है। इसके अलावा इसमें कौन से स्पोर होते हैं, ओस्पोर या जाइगोस्पोर होते हैं। और कौन कौन से में होते हैं, जैसे एग्जाम्पल है एल्ब्यूगो है, इसके अलावा राइजोपस है, स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला है, मतलब स्क्लेरोस्पोर आ गया, राइजोपस आ गया, एल्बुगा आ गया, जैसे एल्बुगा कैंडिडा वगैरह कुछ भी आ जाए ना, तो वो सारी किस्में आते हैं, वो आते हैं। उनका कवक जाल कैसा होता है, साकित होता है। कौन से स्पोर होते हैं, ओस्पोर होते हैं, जाइगोस्पोर होते हैं। इसके अलावा वो कौन से क्लास या कौन से वर्ग से होते हैं, फाइकोमाइसिटीज से। शायद आपको सभी के कॉमन मिल गए, जैसे एल्ब्यूगो कैंडिडा, एल्ब्यूगो से रिलेटेड जो भी आ जाएंगे उनमें कौन से स्पोर आएंगे, ओस्पोर या जाइगोस्पोर। स्क्लेरोस्पोर आ जाए किसी में भी तो उसमें भी यही आएंगे। इसके अलावा राइजोपस आ जाए उसमें भी आएंगे। फिर है दूसरा एस्कोमाइसिटीज क्लास, इसमें भी क्या होते हैं, साकित होते हैं, और इसमें एस्कोस्पोर होते हैं, जैसे क्लेविसेप्स फ्यूजिफॉर्मिस आता है। क्लेविसेप्स से रिलेटेड जितने भी हैं, एरिसाइपी क्या है, एरिसाइपी पॉलीगोनी है, ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं, एस्कोस्पोर में। और कौन सा है, ये अपना है एस्कोमाइसिटीज वर्ग है। इसके बाद में है बेसिडियोमाइसिटीज। कौन सा है, बेसिडियोमाइसिटीज में क्या है, माइसिलियम कवक जाल क्या है, अपना कवक जाल है साकित, और इसमें
स्पोर कौन से होते हैं? बेसिडियो स्पोर। कौन से होते हैं साथियों? बेसिडियो स्पोर। अब इसके बाद में है इसमें अस्टिलेगो आता है और पक्सिनिया। कौन से आते हैं? इसमें अस्टिलेगो से रिलेटेड और जो अपना है पक्सिनिया, इससे रिलेटेड जो भी डिजीज आती है वो किसमें आती है? बेसिडियोमाइसिटीज में। इसके अलावा है ड्यूटेरोमाइसिटीज। अब इसमें है ये भी क्या है? साकित है, लैंगिक बीजाणु या इसमें क्या होते हैं? कोनेडिया होते हैं। जैसे अल्टरनेरिया आ जाए, सर्कोस्पोरा आ जाए, फ्यूजेरियम आ जाए, कोलेटोट्राइकम आ जाए, तो उनमें संक्रमण किसके द्वारा फैलता है? कोनेडिया के द्वारा। और इसके अलावा इसमें ड्यूटेरोमाइसिटीज क्लास होती है और कवकजाल क्या होते हैं? साकित होते हैं। आई होप जो लगभग डिजीज है वो इन्हीं वर्गों से रिलेटेड है और सारा आपको कॉन्सेप्ट भी यहाँ से क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगी कौन सी डिजीज किस में है। तो ये आपको सारणी याद करनी है, इटियोलॉजी और इसके अलावा ये चीजें, ये जो स्पोर है ये आपके डिजीज साइकिल में भी क्या आ जाएंगे? काम में आ जाएंगे। तो इसके बाद में क्या याद करना है आपको? इटियोलॉजी याद करनी है। क्या याद करनी है? इटियोलॉजी याद करनी है। फिर इसके बाद में चलते हैं, दो चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई आपको? एक तो पूछ ले पैथोजन, एक क्या पूछ ले? पैथोजन पूछ ले। दूसरी चीज आपको पूछ ले एटियोलॉजी। क्या पूछ ले? एटियोलॉजी। तो एटियोलॉजी और पैथोजन अपना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मेरे हिसाब से आपका क्लियर हो गया। अब इसके बाद में है इटियोलॉजी भी हो गया, पैथोजन भी हो गया। अब इसके अलावा अपन ने ये चीज भी क्लियर कर ली कि ऑक्सोस्पोर है, ओस्पोर है, इसमें जाइगोस्पोर है, मतलब कौन सा स्पोर है? ये स्पोर अपने को कहां पर काम में आएगा? डिजीज साइकिल में, जैसा कि अपन आगे पढ़ेंगे। तो ये चीजें इसमें से, इस पीडीएफ में से आपको कौन कौन सी चीजें पढ़नी है? एक तो पैथोजन पढ़ना है, सभी की एक जगह दी हुई है। इसके अलावा आपको इटियोलॉजी पढ़नी है। क्या पढ़नी है? इटियोलॉजी, जो कि आपको कहां पर भी काम में आएगी? डिजीज साइकिल में भी काम में आएगी। अब इसके बाद में चलते हैं आगे की ओर, नेक्स्ट पीडीएफ में चलते हैं। नेक्स्ट पीडीएफ में आपके हैं कि अपन कॉमन और चीजें क्या देख सकते हैं। मतलब दो पॉइंट तो अपने क्लियर होते हैं। कौन सा? पैथोजन सभी की एक जगह लिखे हुए हैं, बस आपको करना क्या है? याद करना है। इसके अलावा दूसरी चीज क्या है? इटियोलॉजी। उससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, मतलब डिजीज साइकिल भी बना सकते हो। इसके अलावा कौन सा वर्ग का पैथोजन है, वो सारी चीजें आप वहां से क्लियर कर सकते हो इटियोलॉजी से। अब इसके बाद में है अपने हैं जो अपना है मैनेजमेंट, और वो सारी चीजें जो कॉमन आती है, कॉमन वाली चीजों की क्लियर करते हैं। सही, दो चीजें, एक तो इटियोलॉजी की बात कर ली, इसके अलावा किसकी कर ली? इसके अलावा अपन ने जो पैथोजन है उसकी भी चर्चा कर ली। अब इसके बाद में है जो 321 दे रखा है, यहां पर कर लेना 312। और एक और चीज बता देता हूं, नेक्स्ट आपके जो नेक्स्ट सेमेस्टर है उसमें आपको पैथोलॉजी पूछेगा, उसमें आपको इससे जस्ट विपरीत पूछेगा। इसमें क्या पूछेगा? जस्ट विपरीत पूछेगा। जो क्रॉप्स इसमें दे दी वो रहने देगा और बाकी जो क्रॉप्स है वो आपको पूछेगा पैथोलॉजी 321 में। तो देखो वहां पर भी ये सारी चीजें काम में आएगी। अब इसके बाद में देखो मैनेजमेंट, मतलब पैथोजन की बात कर ली, इटियोलॉजी की बात कर ली। अब मैनेजमेंट सभी का कॉमन कैसे लिखे? देखो मैनेजमेंट में सबसे पहले है कल्चरल मैनेजमेंट आता है, बायोलॉजिकल मैनेजमेंट आता है और केमिकल मैनेजमेंट आता है। कोई भी डिजीज होती है उसका पैथोजन या तो किस में रहता है? मर्दा में रहता है, या तो किस में रहता है? मर्दा में रहता है, या किस में? फसल अवशेषों में। कहां पर रहता है? फसल अवशेषों में रहता है। तो अपन कल्चरल मैनेजमेंट करके किसी भी डिजीज की रोकथाम किस प्रकार से कर सकते हैं? सबसे पहला पॉइंट है, इनमें से ऐसे नहीं कि 7 के 7 पॉइंट है, जो भी आपको किसी भी डिजीज पर परफेक्ट लगे कि इस डिजीज के लिए ये परफेक्ट है, वहां से 3 या 4 लिख आना इसमें। देखो सबसे पहले स्वस्थ और प्रमाणित बीजों का प्रयोग सभी में अपन लिख सकते हैं। इसके अलावा है फसल चक्कर अपनाते हैं, तो फसल चक्कर से क्या होगा? डिजीज का रोकथाम हो जाएगा। किस प्रकार से? जैसे मान ले कोई पैथोजन है, वो गेहूं की फसल पर निर्भर है। अब गेहूं की फसल को 4 साल तक नहीं उगाएंगे, नहीं ग्रो करेंगे, तो 4 साल बाद में जो पैथोजन है वो क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। और 5वें साल में गेहूं की क्रॉप क्या कर लो? ग्रो
कर लो, मतलब ये क्या है, फसल चक्र है। अब इसके बाद में दूसरा देखो, रोगी भाग या रोग ग्रसित पौधे को क्या करना, हटाना, क्या कहलाता है, रॉगिंग कहलाता है। मतलब कोई भी पौधे पर एक रोगी भाग है या कोई रोगी पौधा है, उसको क्या कर देना, हटा देना, रिमूव कर देना, वो भी किस में आता है, कल्चरल मैनेजमेंट में। इसके बाद में है बीजों को गर्म जल से और किसके, बीजों को गर्म जल से, हॉट वाटर से क्या करना, ट्रीटमेंट करना। कैसे, जैसे कोई भी सीड है, अब आपने एक नाम सुना होगा पहले भी कि एक तो होती है सीड बोर्न डिजीज, एक होती है सॉइल बोर्न डिजीज, और कुछ डिजीज ऐसे होती है वो सॉइल बोर्न भी होती है और सीड बोर्न भी होती है। अब साथियों ये सॉइल बोर्न और सीड बोर्न है, क्या है, सॉइल बोर्न और सीड बोर्न है। मतलब इसमें क्या होता है, जो सीड बोर्न होती है उनमें जो पैथोजन होते हैं वो सुसुप्त अवस्था में या अपना जो जीवन व्यापन करते हैं, सर्वाइव करते हैं, उत्तरजीविता रहती है, वो कहां पर रहती है, सीड के साथ में। जिनकी सर्वाइव या जो जीवन व्यापन कहां पर करते हैं, सीड पर करते हैं, उन बीजों को क्या कर देंगे, हॉट वाटर से क्या कर देंगे, उपचारित कर देंगे, ट्रीटमेंट कर देंगे, जिससे वो पैथोजन सीड पर है वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब इसके बाद में देखो मिश्रित फसल लगाना, क्या लगाना, मिश्रित फसल लगाने से भी क्या होता है, रोग का प्रकोप क्या हो जाता है, कम हो जाता है, डाउन हो जाता है। अब इसके बाद में देखो आगे की ओर, आगे हैं फसल अवशेषों को नष्ट कर देना। मैंने कहा था सॉइल बोर्न डिजीज होती है जो कि क्या करते हैं, फसल अवशेषों पर क्या करते हैं, पैथोजन या रोगजनक होते हैं, वो अपना सर्वाइव करते हैं, मतलब जीवन व्यापन करते हैं। तो अगर जो फसल अवशेष है, क्रॉप रेसिड्यूस है, उनको नष्ट कर देंगे तो क्या हो जाएंगे, जो भी रोग वगैरह है, रोगजनक है, वो क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे फसल अवशेषों के साथ साथ। इसके अलावा है ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई, मतलब जो समर सोविंग है, मतलब वो क्या कर देंगे, गहरी जुताई, जो कि सोइल बोर्न डिजीज होती है उनमें ये ज्यादातर करते हैं। जैसे ही अपन जुताई करेंगे तो अंदर जो भी मृदा के अंदर जो भी रोगजनक है वो धूप के संपर्क में आएंगे। जैसे ही धूप के संपर्क में आएंगे, तेज टेम्परेचर से, हाई टेम्परेचर से क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। अब इसके बाद में है दूसरा आता है बायोलॉजिकल मैनेजमेंट। कौन सा होता है, बायोलॉजिकल मैनेजमेंट। इसमें होता है कल्टीवेशन ऑफ रेसिलेंट क्रॉप, मतलब रेसिलेंट वेराइटी। मतलब इसमें है कि कोई भी रोग है, जैसे मान लो कोई रोग है, बाजरे का अर्कट है, उससे प्रतिरोधी किस्में उगाना, क्या उगाना, रेसिस्टेंट वेराइटीज उगाना। तो उसको क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल मैनेजमेंट। बायोलॉजिकल मैनेजमेंट में क्या आते हैं, जैसे कोई भी प्रतिरोधी फसल उगा दिए, कोई भी प्रतिरोधी किस्म उगा दिए, उसको क्या बोलते हैं साथियों, बायोलॉजिकल मैनेजमेंट में आता है। किसी की याद है तो सही बात है, किसी की किस्म आपको याद है तो सही है, अगर याद भी नहीं है ना तो बायोलॉजिकल मैनेजमेंट लिख के लिखो, कल्टीवेशन ऑफ रेसिस्टेंट वेराइटीज, यहाँ पर वेराइटीज लिख लेना। अब इसके बाद में आता है तीसरा केमिकल मैनेजमेंट। अब बोलोगे कि सर आपने केमिकल मैनेजमेंट तो लिखा दिया, पर केमिकल तो सभी में अलग अलग होते हैं। जैसे कवक है तो कवकनाशी लेंगे, जीवाणु है तो जीवाणु से कोई डिजीज हो रही है तो जीवाणुनाशी लेंगे। इसके अलावा जो कोई जीवाणु से नहीं हो रही है और वो सूत्रकृमि से हो रही है तो उसमें सूत्रकृमिनाशी लेंगे। तो साथियों सभी का अलग अलग केमिकल मैनेजमेंट है, वो मैं बताऊंगा। अगर कोई डिजीज कवक से हो रही है, किससे हो रही है, कवक से, कि सर हमारे को कैसे पता चलेगा, नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि ये कवक से है, या आगे इसको लिख लेना। जैसे मान लो आपके जो भी बुक वगैरह, जो भी आपकी पीडीएफ है, वहाँ पर बताएगा कि ये कवक जनित बीमारी है, ये जीवाणु जनित है, तो वहाँ से आप पे जो शुरू में है वो लिख लेना, या एक बार पढ़ने से ही नाम हो जाएगा कि ये तो कवक है, ये क्या है, जीवाणु है। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे कवक जनित जो बीमारियां हैं उनको जो मैनेजमेंट करना है, केमिकल मैनेजमेंट करना है, तो उसमें क्या क्या यूज में लेते हैं, कार्बेंडाजिम यूज में लेते हैं, इसके अलावा कार्बोक्सिन लेते हैं, कैप्टान लेते हैं, प्रोपेकानोजोल लेते हैं, थायरम लेते हैं, मैनकोजेब लेते हैं और मेटालेक्सिल लेते हैं। मतलब कोई भी कवक जनित बीमारी है तो उसके मैनेजमेंट के लिए क्या क्या यूज में लेते हैं साथियों, केमिकल में कार्बोक्सिन, मेटालेक्सिल, प्रोपेकानोजोल और इसके अलावा थायरम, मैनकोजेब और कैप्टान और कार्बेंडाजिम। अब इसके बाद में कोई भी कवक जनित आ जाएगी तो उसके केमिकल मैनेजमेंट में ये लिख देना। और इसके अलावा जैसे मैनकोजेब का छिड़काव करना या मैनकोजेब से क्या करना, सीड
उपचार करना, बीज उपचार करना। इसके बाद में आ जाए कोई डिजीज आ जाए जीवाणु जनित, कौन सी आ जाए? जीवाणु जनित। तो उसमें क्या आ जाएगा? कार्बोक्सिन आ जाएगा, इसके अलावा आ जाएगा ऑक्सीकार्बोक्सिन, इसके अलावा आ जाएगा बोर्डो मिश्रण। कौन सा आ जाएगा? बोर्डो मिश्रण। एग्रीमाइसिन आ जाएगा, ब्लाइटॉक्स आ जाएगा, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन आ जाएगा, कॉपर ऑक्सी क्लोराइड आ जाएगा। कोई भी अगर जीवाणु जनित बीमारी आ जाए तो उसमें ये आपको कॉमन हो जाएंगे, क्योंकि ये क्या है? जीवाणु नाशी है। अब इसके बाद में कोई भी विषाणु जनित आ गए, कोई भी क्या आ गए? विषाणु जनित आ गए, तो उसमें इमिडाक्लोप्रिड लेते हैं, डाइमिथोएट लेते हैं, मिथाइल डिमेटान यूज में लेते हैं। कोई भी वायरस जनित कोई बीमारी है तो। इसके अलावा कोई निमेटोड या सूत्रकृमि से हो रही है, किससे हो रही है? सूत्रकृमि से हो रही है, तो उसमें एल्डिकार्ब लेते हैं और कार्बोफ्यूरान यूज में लेते हैं। इसके अलावा है कोई फाइटोप्लाज्मा से जनित है, कोई फाइटोप्लाज्मा के कारण कोई डिजीज हो रही है, तो उसमें क्या लेते हैं? टेट्रासाइक्लिन लेते हैं। क्या लेते हैं साथियों? टेट्रासाइक्लिन लेते हैं। कोई पोषक तत्व की कमी से हो रही है, तो उसका तो सीधा सा है कि पोषक तत्व दे दो। जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की कमी से कोई बीमारी हो रही है, तो नाइट्रोजन को प्रॉपर मात्रा में, संतुलित मात्रा में दो। तो इसमें तो पोषक जनवित में तो आपको इतना ही लिखना है। अब इसके बाद में देखो आगे की ओर हैं विभिन्न प्रकार के रोगों के लक्षण। क्या है साथियों? विभिन्न प्रकार के रोगों के लक्षण। अब देखो जैसे कोई रस्ट है, अब रस्ट कोई एक बीमारी नहीं है, जैसे इससे नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर क्रॉप में लगती है, रस्ट बहुत सारी में लगती है। जैसे गेहूं की काली पीली रोग, काली रोली रोग हो गया, पीली रोली रोग हो गया और भूरी रोली रोग हो गया। इसके अलावा रस्ट और में भी लगती है, जैसे रेड रस्ट की बात की थी किसमें? कॉफी में। कौन सी में की थी? अपन ने कॉफी में बात की थी। इसके अलावा अब अपन चलते हैं सबसे पहले कि रेस्ट के जो रस्ट है, मतलब अपन ने क्या की सर? अपन ने बात की कि जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट सभी का कॉमन कर लिया। सबसे पहले अपन ने क्या देखा? पैथोजन देखा। क्या देखा? पैथोजन सभी का देख लिया एक साथ। इसके बाद में इटियोलॉजी देख लिया, जिसमें आपको डिजीज साइकिल में भी क्या मिलेगी? हेल्प मिलेगी, और डिजीज साइकिल की भी चर्चा करेंगे। इसके बाद में पैथोजन देख लिया, और इसके अलावा इटियोलॉजी देख लिया, मैनेजमेंट देख लिया। क्या देख लिया? मैनेजमेंट देख लिया। और अब क्या देख रहे हैं? सिम्टम। क्या देख रहे हैं? सिम्टम। अब साथियों इसमें बहुत सारी डिजीज तो ऐसी है कि आपको जेट के टाइम की या सुपरवाइजर के टाइम की आपको बहुत सारी का लक्षण तो आपको नाम से ही पता चल जाएगा। जैसे कोई बीमारी है ना, कोई मेन बीमारी है किसी क्रॉप में, तो उसका तो पता चल जाएगा। अब जो कॉमन्स है उनकी अपन चर्चा करते हैं। सबसे पहले कौन सा है? सबसे पहला है रस्ट या रोली रोग। कौन सा है? रस्ट या रोली रोग। अब देखो इसके लक्षण क्या होते हैं। रस्ट का मतलब क्या होता है? जंग लगना। क्या होता है? जंग लगना। जैसे पौधों के जो भी वायवीय भाग होते हैं ना, जड़, तना, पत्ती, तना, फल, मतलब जो रोली या किट भी बोलते हैं, इसको रस्ट भी बोलते हैं। रस्ट का मतलब क्या होता है? जंग लगना। अब जो पौधे के वायवीय भागों में ये ज्यादातर लगता है। पौधे के वायवीय भाग कौन से होते हैं? पत्ती, तना, फल। अब इन पर उभरे हुए जंगदार या रस्टी क्या बनेंगे? धब्बे बनेंगे, स्पॉट बनेंगे, पस्टल्स बनेंगे। इनका प्रकट होना पहला इनका लक्षण आ जाएगा। इसके बाद में रोली रोग का क्या है? यह लक्षण है। इसके अलावा सत्ते रोली रोग है। सत्ते रोली रोग है ये बेसिडियोमाइकोटा। अब मैंने कहा था ना उसमें क्लास में बेसिडियोमाइकोटा आ गया। बेसिडियोमाइकोटा के द्वारा आप पता कर सकते हो कि कौन सा स्पोर है, इसमें कौन सा स्पोर है। इसके अलावा देखो गण कौन सा है? यूरेडिनेल्स। और इससे संबंधित कवक जो भी है पक्सिनिया के द्वारा क्या होती है? रस्ट होती है। अब कोई भी आपको रस्ट आ जाए किसी भी क्रॉप में, तो उसमें पक्सिनिया तो क्या आएगा? पक्सिनिया तो कॉमन आएगा ही आएगा। अब इसके बाद में देखो स्पॉटों के रंग के आधार पर रोली कई प्रकार की होती है। जैसे गेहूं की काली पीली रोली रोग, और इसके अलावा भूरी रोली रोग। तो कोई भी रस्ट आ जाए, चाहे वो गेहूं की रस्ट आए, चाहे किसी की भी रस्ट आए, उसके सारे कॉमन लक्षण हैं और किसके द्वारा होती है, ये भी सारी चीजें हैं। अब इसके बाद में दूसरा आता है कंड या कंडवा या स्मट डिजीज। अब देखो स्मट का अर्थ क्या होता है? कजली होता है या कोयले जैसा चूर्ण। स्मट का मतलब क्या होता है? कोयले जैसा चूर्ण होता है।
साथियों 1 मिनट में साथियों अब चलते हैं आगे की ओर। आगे अपन पढ़ रहे थे कंड या कंडवा या स्मट डिजीज। देखो अब सबसे पहले देखिए स्मट का मतलब क्या होता है। स्मट का मतलब होता है उसको उसके ऊपर जो भी अपना पौधे का भाग है उस पर कोयले जैसा चूर्ण हो जाना। कैसा? कोयले जैसा चूर्ण हो जाना। इस पर पौधे के जो भी रोग ग्रसित भाग होते हैं उन पर काला चूर्ण बनता है। ये किसका लक्षण है? ये लक्षण है स्मट डिजीज का। किसका है? स्मट डिजीज का है। यह जो काला चूर्ण होता है ये पौधे के पुष्पीय भागों पर, कौन से पे बनता है? पुष्पीय भागों पर। अब साथियों ऐसा नहीं है कि आप ओनली इसके बारे में लिख के आओ। अब ये जैसा जैसा बोल रहा है जैसे काला चूर्ण, तो ये आप पेंसिल से आप डायग्राम भी बना के आ सकते हो। लेकिन कुछ फसलों में यह जड़ तना पत्ती पर भी क्या हो जाते हैं? प्रकट हो जाते हैं। कैसा लक्षण? स्मट डिजीज का लक्षण क्या होता है? कोयले जैसा चूर्ण जड़ों पर, तना पर और पत्ती पर भी ये क्या बन जाता है? काला चूर्ण बन जाता है, जो कि कौन सी डिजीज का लक्षण है? ये स्मट डिजीज का लक्षण है। और मेनली किस पर दिखाई देते हैं इसके लक्षण? मेनली दिखाई देते हैं इसके पुष्पीय भागों पर, फ्लावर पार्ट्स पर इसके क्या दिखाई देते हैं? कम इस डिजीज के लक्षण दिखाई देते हैं। इसके अलावा जो कंड डिजीज है, कंड रोग है, स्मट डिजीज है, ये बेसिडियोमाइकोटा के जो अस्टिलेजिन्स क्या है? गण है, इससे संबंधित है। कौन सा है? अस्टिलेगो। कौन सा होता है? अस्टिलेगो के द्वारा होता है। कौन सा? स्मट डिजीज। जैसे गेहूं का अनावर्त कंड रोग और जौ का आवर्त कंड रोग इसका क्या है? लक्षण है। तो आई होप समझ गए होंगे। इसके बाद में है डाउनी मिल्ड्यू। बहुत सारों में पूछा जाता है, हर क्रॉप में क्या होता है लगभग? डाउनी मिल्ड्यू। तो डाउनी मिल्ड्यू के लक्षण क्या होते हैं? देखो जो पत्तियां हैं, जो क्या है? लीव्स है, इनकी निचली सतह पर, पत्तियों की निचली सतह पर कपासी कवकीय वृद्धि होती है। कैसी होती है? कपासी कवकीय वृद्धि। कैसी होती है? कपासी कवकीय वृद्धि होती है, जिसे अपन क्या कहते हैं? डाउनी मिल्ड्यू या मर्दूरोमिलासिता कहते हैं। क्या कहते हैं? मर्दूरोमिलासिता या डाउनी मिल्ड्यू कहते हैं। पत्तियों की जो निचली सतह होती है वहां पर कपासी कवकीय वृद्धि दिखाई देती है। मर्दूरोमिलासिता रोग करने वाले कवक क्या कैसे होते हैं? अविकल्पी परजीवी होते हैं, जो कि उमाइकोटा गण के पेरोनोस्पोरेल्स से संबंधित कवक जैसे स्केलोस्पोरा के द्वारा होती है, जिसे बाजरा में और अंगूर में मर्दूरोमिलासिता रोग। आई होप लक्षण समझ में आ गए। इसके बाद में है चूर्णीलासिता रोग। कैसा है? चूर्णीलासिता रोग जस्ट उसका अपोजिट है। उसमें जो कपासी कवकीय वृद्धि थी वो पत्ती की निचली सतह पर दिखाई देती थी, और जो चूर्णीलासिता है या छाचिया या पाउडरी मिल्ड्यू है, इसमें जो सफेद चूर्ण जैसी कवकीय वृद्धि है ये पत्तियों की ऊपरी सतह पर दिखाई देती है। कहां पर दिखाई देती है? पत्तियों की ऊपरी सतह पर दिखाई देती है, जिसे चूर्णीलासिता या छाचिया डिजीज कहते हैं।
छाछियाँ रोग करने वाले कवक अविकल्पी परजीवी होते हैं। कैसे होते हैं? अविकल्पी परजीवी होते हैं। इसके अलावा एस्कोमाइकोटा गण की जो एरिसाइपेल्स है इससे संबंधित होती है, जैसे एरिसाइपी। क्या है? एरिसाइपी। और मैंने कहा था कि एरिसाइपी होता है उसमें कौन सा जो स्पोर होता है वो संक्रमण फैलाता है। वो सारी चीजें मैंने इटियोलॉजी में बताई थी, आपको अब समझ में भी आ रहा होगा कि कहाँ पर ये काम में आते हैं। अब इसके बाद में है जैसे मटर और बेर का छाछिया। इसके बाद में है लीफ स्पॉट या पत्ती धब्बा रोग। कौन सा है? लीफ स्पॉट या पत्ती धब्बा रोग। इसमें देखो जब पत्तियों की कोशिकाएं एक सीमित क्षेत्र की क्या हो जाती है? मर जाती है। कोई पत्ती है, यहाँ की जो कोशिकाएं हैं ये क्या हो जाती है? मर तो जाती है या डैमेज हो जाती है या क्या हो जाती है? मर जाती है। और यहाँ पर भूरे या काले रंग के क्या हो जाते हैं? धब्बे हो जाते हैं, जो मर्द तक होते हैं भूरे या काले रंग के हो जाते हैं। इसी को क्या कहते हैं? इसी को लीफ स्पॉट कहते हैं या पत्ती धब्बा रोग कहते हैं। जैसे मूंगफली का टिक्का रोग मोस्ट इंपॉर्टेंट है मूंगफली में, मूंगफली का टिक्का रोग या मूंगफली का पत्ती धब्बा रोग। अब इसके बाद में है लीफ कर्ल। लीफ कर्ल ज्यादातर किसके द्वारा होता है? ज्यादातर वायरस के कारण होता है। किसके कारण होता है? वायरस के कारण। देखो पत्तियां विरूपित या मतलब पत्तियां क्या हो जाती है? लीफ कर्ल मतलब पत्तियां क्या हो जाती है? संकुचित हो जाती है। पत्तियां विरूपित या स्थूल होने के कारण मेहराबदार या यावत होकर क्या हो जाती है? सिकुड़ जाती है। तब इस प्रकार के जो लक्षण होते हैं वो क्या कहलाते हैं? पर्णकुंचन या लीफ कर्ल कहलाते हैं, जैसे टमाटर और कपास का पर्णकुंचन रोग। इसके बाद में देखो उल्टा सूखा या सिरसारंबी रोग। कौन सा है? उल्टा सूखा या सिरसारंबी या नींबू में आपने सुना होगा नाम, क्या है? डाइबेक। क्या है? डाइबेक। मिर्च और नींबू में मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ये ज्यादातर पोषक तत्वों की कमी से होता है। देखो जब पौधों या वृक्ष चोटी से शुरू होकर नीचे की तरफ सूखता हुआ, नीचे की तरफ क्या है? सूखता हुआ मतलब ऊपर से सूखना स्टार्ट करेगा और नीचे तक क्या होएगा? सूखता हुआ आएगा। इसे क्या कहते हैं? उल्टा सूखा रोग कहते हैं, जैसे मिर्च और नींबू का डाइबेक रोग। ये मुख्यतः किसकी कमी से होता है? कॉपर पोषक तत्व की कमी से। अब इसके बाद में देखो आगे की ओर, आगे है नेक्स्ट ब्लाइट। ब्लाइट या जुलसा। ब्लाइट या जुलसा बहुत सारी जो क्रॉप्स होती है उसमें डिजीज होती है। ब्लाइट या जुलसा क्या होती है? देखो ब्लाइट या जो जुलसा जो डिजीज है इसमें देखो ब्लाइट शब्द का अर्थ होता है झुलसना या जली आकृति। मतलब आपने देखा होगा कि कोई भी अपना प्लांट होता है, उस प्लांट की मतलब जो पत्तियां हैं वो झुलस जाती है। क्या हो जाती है? झुलस जाती है और जली हुई आकृति के समान क्या होती है? दिखाई देती है। जैसे पौधे के अंग है, जैसे पत्ती है, पुष्प है, तना है, इनकी सामान्य और शीघ्र क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, जिसे क्या कहते हैं? ब्लाइट कहते हैं या मृत्यु होती है। किसकी? जो अपनी कोई भी क्रॉप है उसका जो पत्तियां हैं, तना है, पुष्प है। अब इसके बाद में देखो इसी को क्या कहते हैं? अंगमारी या झुलसा रोग कहते हैं, जैसे आलू व टमाटर का अगेती पचेती झुलसा रोग। अब इसके बाद में देखो लेट ब्लाइट और जो अर्ली ब्लाइट है वो नाम तो आपने सुना ही होगा। अब इसके बाद में है आर्द्र पतन या आर्द्र गलन, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? डैम्पिंग ऑफ। क्या कहते हैं साथियों? डैम्पिंग ऑफ। डैम्पिंग ऑफ के आपको लक्षण देखने हैं कि जो मर्दा है, क्या है? मर्दा है। मर्दा की सतह पर जो छोटे कोमल पौधे होते हैं उनमें ये ज्यादातर देखा जाता है। जो छोटे पौधे होते हैं नर्सरी में उनका गलना या जमीन पर गिरना क्या कहलाता है? डैम्पिंग ऑफ। मतलब जो कोई छोटा पौधा है वो क्या हो जाता है? गिर जाता है। क्या हो जाता है? गिर जाता है। और गिरने के कारण वो क्या हो जाता है? मतलब उसकी जड़ें क्या हो जाती है? गल जाती है और वो पौधा क्या होता है? छोटी उम्र में ही गिर जाता है। इसे क्या कहते हैं? डैम्पिंग ऑफ। डैम्पिंग ऑफ मुख्यतः कौन कौन से में है? टमाटर और मिर्च में है। इसके बाद में देखो आगे हैं गलन या विगलन या सड़न या रोट। क्या है? रोट। रोट देखिए इसके क्या लक्षण है? कवक व जीवाणु। ये किसके कारण होती है? कवक व जीवाणुओं के द्वारा होती है।
कवक व जीवाणुओं के संक्रमण से पौधे के कोमल। अब यहाँ पर ये भी पता चल रहा है, मैंने कहा था ना कवक जनित है, जीवाणु जनित है या किसके द्वारा हो रही है, तभी तो अपन ये डिसाइड कर गई। तो मैनेजमेंट करेंगे तो ये चीजें भी लक्षणों के साथ में ही आपको दिखाई दे रही है। अब इसमें देखो रॉट के लक्षण क्या है, कवक व जीवाणुओं के संक्रमण से पौधे के जो कोमल उत्तक है उनका क्या हो जाता है, विघटन हो जाता है और मुलायम या बदरंग हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, बदरंग हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं साथियों, जो कोमल उत्तक होते हैं वो क्या हो जाते हैं, बदरंग हो जाते हैं। इसी को क्या कहते हैं, रॉट कहते हैं। पादप के अंगों पर आक्रमण के आधार पर जो होती है, जो सड़न होती है, जो रॉट डिजीज होती है वो अलग अलग होती है। एक तो रूट रॉट मतलब जड़ गलन, इसके अलावा है फ्रूट रॉट मतलब फल गलन, और इसके अलावा स्टेम रॉट मतलब तना गलन। अब इसके बाद में चलते हैं आगे की ओर। आगे है नेक्स्ट मलानी या उक्टा या मुरझान। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, विल्ट डिजीज। क्या बोलते हैं, विल्ट डिजीज बोलते हैं। विल्ट देखो पौधे के भागों का शिथिल होकर मुरझा जाना। कैसा, पौधे के जो भाग है उनका शिथिल होकर क्या हो जाना, मुरझा जाना या अचानक सूख जाना ही क्या कहलाता है, विल्ट कहलाता है या उक्टा कहलाता है या मुरझान कहलाता है, जैसे चने का उक्टा रोग। देखो ये पौधे की कमी के कारण भी मुरझा जाता है, जिसके कारण जो मूल तंत्र होता है इसकी क्षति हो जाती है और जो जल वाहिनियां हैं इनमें आंशिक मुहबंदी या रोगजनक के द्वारा क्या होते हैं, स्रावित जहरीले पदार्थ या इत्यादि जो भी लक्षण होते हैं वो किसके कारण होते हैं, वो मलानी के कारण होते हैं, जैसे अरहर और कपास का मलानी रोग। अब इसके बाद में देखो आगे है चितेरी या मोजेक। कौन सा है, सेकंड रोग है अपना चितेरी या मोजेक रोग। देखो चितेरी या मोजेक रोग में क्या होता है, इसमें होता है जो सामान्य हरे उत्तक होते हैं, सामान्य हरे रंग के उत्तक होते हैं, इसके साथ साथ हरे या पीले धब्बे क्या हो जाते हैं, अनियमित रूप से किसी पौधे पर क्या हो जाते हैं, बिखर जाते हैं। कैसे, हरे या पीले धब्बे अनियमित रूप से, इसको क्या कहते हैं, टमाटो जो तंबाकू है, कौन सा है, टोबैको है, टोबैको का मोजेक रोग। अब इसके बाद में देखो आगे की ओर, आगे है तिल का फाइलोडी रोग। कौन सा है, तिल का फाइलोडी रोग। पुष्पीय भागों का पत्ती सदृश, मतलब जो पुष्प के रूप में जो भाग है उसका पत्ती सदृश मतलब पत्ती की संरचना में क्या हो जाना, बदल जाना, क्या कहलाता है, तिल का फाइलोडी रोग कहलाता है। और इसमें उदाहरण हो जाएगा तिल। और इसके बाद में नेक्स्ट है सेब का स्केब रोग। कौन सा है, सेब का स्केब रोग। पौधे के जो अंग होते हैं, पौधे के विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं, अंग होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, उन पर खुरदरा या पपड़ी सदृश जो क्षेत्र होता है उसको क्या कहते हैं, स्केब कहते हैं। क्या कहते हैं, स्केब कहते हैं। और मेनली किसमें होता है, सेब का स्केब रोग। किसका होता है साथियों, सेब का स्केब रोग। अब मेरे हिसाब से कॉमन लक्षण आपको पता चल गया। इसके अलावा है जैसे हरित बाली रोग है, जैसे हरित बाली रोग है। हरित बाली रोग कैसे आ जाएगा, जैसे बाजरा है, बाजरे में हरित बाली रोग है। इसके अलावा अर्गट रोग है। अब आपको इनके लक्षण सभी को पता है क्योंकि 12वीं क्लास में अपन पढ़ के आए हैं। जैसे अपन ने यहाँ पर चर्चा नहीं की ना, वो सारी चीजें अपनी मेन डिजीज होगी। जो अपन ने नहीं चर्चा की वो क्या है, मेन डिजीज है। अब मेन डिजीज कैसे, जैसे मान लो अर्गट रोग है। अर्गट रोग में क्या होता है, चिपचिपा हो जाता है और जो गोंद आ जाता है, मतलब जो सिट्टा होता है उस पर क्या आ जाता है, गोंद आ जाता है। और इसमें जो एक होता है हरित बाली रोग, मतलब जो बाली होती है, बाजरे की जो बाली होती है वो किसके, पत्ती सदृश रचना में बदल जाती है। आई होप जो सिम्टम है और जो लक्षण है उसका लगभग कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। और साथियों मैं बता देता हूँ, जो भी आप लक्षण लिख के आओ इसके साथ में आप डायग्राम भी बना के आना। जो भी लक्षण है उसके अकॉर्डिंग आप डायग्राम बनाए आना पेंसिल से। मेरे हिसाब से आपको बेस्ट नंबर दिए जाएंगे। अब इसके बाद में चलें आगे की ओर। अब डिजीज साइकिल की चर्चा कर ली, सभी की चर्चा कर ली। अब नेक्स्ट किसकी चर्चा करें अपन, डिजीज साइकिल की चर्चा करें। डिजीज साइकिल में एक बार ये डायग्राम आप देख लो। यही सभी में नहीं लिख के आना, पर मैं सारी चीजें आपके क्लियर करवाऊंगा। इसमें सर्वाइवल है,
फेवरेबल कंडीशन है और सेकेंडरी इन्फेक्शन है, प्राइमरी इन्फेक्शन है, इसी को क्या कहते हैं, लाइफ साइकिल कहते हैं। एक बार देख लो इसको, फिर मैं सारी चीज़ें आपकी क्लियर करवा दूंगा अभी। देखो डिजीज साइकिल या रोग चक्र किसके बारे में पढ़ेंगे साथियों, डिजीज साइकिल या रोग चक्र। अब कोई भी अपनी क्या है, एक क्रॉप है, कोई भी क्या है, एक क्रॉप है। सबसे पहले तो ये देखो कि डिजीज साइकिल होता क्या है। कोई भी पैथोजन है, रोग किसके द्वारा फैलता है, एक पैथोजन के द्वारा, एक रोग कारक के द्वारा। मतलब डिजीज साइकिल का मतलब है कि जो पैथोजन है, जो अपना रोग कारक है, ये एक जो अपना प्लांट है उसमें किस प्रकार से उसको इन्फेक्टेड करता है, किस प्रकार से उसमें क्षति होती है, और वो जो चक्कर होता है रोग फैलाने का, कि एक बार तो रोग फैला दिया, अब इसके बाद में ये कहां पर रुकता है, कहां पर इसको कंडीशन मिलती है, फेवरेबल कंडीशन मिलती है, क्या इसके लिए फेवरेबल कंडीशन होती है, ये सारी चीजें पढ़ने के बाद में, ये सारी चीजें पढ़ने के बाद में एक प्रकार का चक्कर बनता है कि ये सबसे पहले एक पौधे में जाएगा, पौधे में जाने के बाद में उसको इन्फेक्टेड करेगा, इन्फेक्टेड करने के बाद में ये इन्फेक्टेड कर दिया, पौधे की क्या हो गई, हार्वेस्टिंग हो गई। हार्वेस्टिंग के बाद में जो अपना जो पैथोजन है, वो पैथोजन वापस कहां जाएगा, वो वापस मर्दा में चला जाएगा। जैसे ही दोबारा से क्रॉप होगी उसमें वापस से चला जाएगा। मतलब एक प्रकार का क्या बन गया, साइकिल बन गया। इसी को क्या कहते हैं, डिजीज साइकिल कहते हैं। अब देखो, अब अपन चर्चा करते हैं आगे की ओर, और आगे अपन देखेंगे कि अपना जो डिजीज साइकिल है वो किस प्रकार से बनता है। देखो साथियों, सबसे पहली चीज आएगी सर्वाइवल। इन पहले टर्म्स को समझना आप। इसको हिंदी में बोलते हैं उत्तरजीविता। क्या बोलते हैं, उत्तरजीविता। अब देखो, उत्तरजीविता या सर्वाइवल क्या होता है। सर्वाइवल का मतलब होता है कोई भी अपना पैथोजन है वो कहां पर सर्वाइव कर रहा है। जैसे मान लो किसी प्लांट को वो इन्फेक्टेड नहीं कर रहा, इन्फेक्टेड नहीं कर रहा, तो वो कहां पर रहकर अपना जीवन व्यापन कर रहा है, उसको क्या कहते हैं, सर्वाइवल कहते हैं। अब वो किसके रूप में सर्वाइव कर रहा है, किसके रूप में सर्वाइव कर रहा है। जैसे कोनेडिया आ गया, जैसे कोनेडिया आ गया, कोनेडिया के रूप में सर्वाइव कर रहा है। और इसके अलावा वो सर्वाइव कहाँ कर रहा है, मर्दा में कर रहा है। मतलब वो सॉइल बॉर्न डिजीज है या सीड बॉर्न डिजीज है, बीज जनित बीमारी है, या दोनों में वो सर्वाइव कर सकता है। ये सर्वाइव का पॉइंट हुआ, सही। अब जैसे मान लो वो वापस क्या करेगा, वो प्लांट को क्या करेगा, इन्फेक्ट करेगा, प्लांट को क्या करेगा, इन्फेक्ट करेगा। इन्फेक्ट कर दिया मतलब डिजीज को क्या कर दिया, कोई भी प्लांट है उसको क्या कर दिया, इन्फेक्ट कर दिया। इन्फेक्ट करने के बाद में उसको संक्रमित कर दिया। संक्रमित करने के बाद में उसको क्या मिलेगी, फेवरेबल कंडीशन मिलेगी। फेवरेबल कंडीशन मिलते ही वो उग्र रूप से क्या होगा, फैलेगा। उग्र रूप से फैलने के बाद में उसको क्या हो जाएगी, हार्वेस्टिंग हो जाएगी। हार्वेस्टिंग हो जाने के बाद में क्या हो जाएगा, हार्वेस्टिंग हो जाने के बाद में वो वापस से किस में आएगा, उत्तरजीविता के रूप में, मतलब क्या करेगा, सर्वाइव करेगा। एक बार दोबारा से अपन चर्चा करेंगे, पर सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट समझिए। सर्वाइवल कर रहा है, सर्वाइवल के बाद में इन्फेक्ट कर रहा है, इन्फेक्ट के बाद में उसको फेवरेबल कंडीशन मिल जाती है और वो किस में आ जाता है, उत्तरजीविता में आ जाता है। अब देखो इधर है उत्तरजीविता। उत्तरजीविता मतलब वो क्या कर रहा है, सर्वाइव कर रहा है, जहां पर भी जीवन व्यापन कर रहा है उसको बोलते हैं। इसके बाद में आता है अपना प्राइमरी इन्फेक्शन। इसके बाद में उसको जैसे ही फेवरेबल कंडीशन मिलेगी और वो क्या फैलाएगा, सेकेंडरी इन्फेक्शन। इसके बाद में है
फेवरेबल कंडीशन। इसके बाद में किस में आ जाएगा, सर्वाइवल। ये क्या है, सही। अब देखना ध्यान से इस चीज को। सबसे पहले कोई भी क्या है, पैथोजन है। पैथोजन में मान रहा हूं ए, कोई ए पैथोजन है, वो ए पैथोजन या तो मर्दा में उपस्थित है या किस में उपस्थित है, वो या पौधे में उपस्थित है, या तो मर्दा में उपस्थित है या बीज में उपस्थित है। कहाँ पर है, बीज में उपस्थित है, सही। अब देखो इतना सारी चीजें आप कॉन्सेप्ट वाइज समझना, इसको ध्यान से समझना, ध्यान लगा कि कोई भी अपना पैथोजन है, ए पैथोजन, वो या तो मर्दा में रहेगा या बीज में रहेगा, सही। एक में तो रहेगा ना। अपने को पता है कि बीज उपचार करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि बीज में क्या है, पैथोजन है, वो बीमारी फैला देता है। ए करते हैं, मर्दा उपचार करते हैं, सॉइल ट्रीटमेंट करते हैं, वो किसके द्वारा करते हैं, क्योंकि मर्दा में क्या है, पैथोजन है। ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि उसमें पैथोजन है, सही। मर्दा जनित या बीज जनित, सही। अब इसमें भी वो किस रूप में है, जैसे मान लो कोनेडिया है, मतलब मैंने कहा था ना, ओ स्पोर के रूप में रहता है या जाइगो स्पोर के रूप में रहता है या कोनेडिया के रूप में रहता है, वो क्या करता है, सर्वाइव करता है उस रूप में। तब मैंने कहा था कि वो लाइफ साइकिल में भी, डिजीज साइकिल में भी काम में आएगा, सही। अब उत्तरजीविता है, मर्दा में है या बीज में है या किसी भी रूप में है, जैसे मान लो कोनेडिया एग्जाम्पल मान लो, ए पैथोजन है, वो कोनेडिया के रूप में क्या है, उत्तरजीवी है। अब इसके बाद में उसको जैसे ही फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, फेवरेबल कंडीशन का मतलब क्या है यहाँ पर, कि मर्दा जो अपनी सोइल है और बीज है। अब जैसे मान लो कोई बीज है जिसमें ए क्या था, ए पैथोजन था, और उसको अपन बीज में खेत में लगा दिया, किसमें लगा दिए, खेत में लगा दिए। खेत में लगाए, उसका क्या हुआ, बीज का जर्मिनेशन हुआ, बीज का क्या हुआ, जर्मिनेशन हुआ। बीज का जैसे ही जर्मिनेशन होगा तो वो जो कोनेडिया है वो भी क्या होगा, जर्मिनेट होगा। जर्मिनेट होने के बाद में वो क्या फैलाएगा, जो अपना पौधा जो उगा ने, पौधा ने जो ग्रोथ की, उस पौधे को क्या कर देगा, इन्फेक्ट कर देगा, उस पौधे को क्या कर देगा, इन्फेक्ट कर देगा। इसे क्या कहते हैं, प्राइमरी इन्फेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राइमरी इन्फेक्शन कहते हैं, मतलब प्राइमरी इन्फेक्शन हो गया, सही। अब इसके बाद में दोबारा से प्राइमरी इन्फेक्शन हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट है सेकेंडरी इन्फेक्शन। सेकेंडरी इन्फेक्शन कैसे होता है, जैसे मान लो एक प्लांट में क्या है, एक प्लांट में वो डिजीज फैला दिया, कौन से में, इसमें प्राइमरी हो गया। अब एक बीज में क्या था, एक बीज में पैथोजन था, वो इसमें क्या फैला दिया, डिजीज फैला दिया। अब कुछ डिजीज ऐसी होती है वो एक जगह से दूसरी जगह क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूट होती है, मतलब फैलती है, एक पौधे से दूसरे पौधे में क्या होती है, फैलती है। तो एक पौधे से वो क्या आएगी, दूसरे पौधे में आएगी, दूसरे से तीसरे में आएगी, और इसी को क्या बोलेंगे, सेकेंडरी इन्फेक्शन। अब आपके मेन पॉइंट यहाँ आता है, जहां से भी आप इसको पढ़ रहे हो ना, वहां पर एक चीज को देखना कि कौन से में दोबारा से, मतलब कौन सी में दोबारा से डिजीज फैलाती है, मतलब एक पौधे से दूसरे पौधे में संक्रमण फैलाती है कि नहीं फैलाती। अब जिनमें फैलाती है उनमें तो क्या आ जाएगा, सेकेंडरी इन्फेक्शन आ जाएगा, जिनमें नहीं फैलाती उनमें ओनली प्राइमरी रहेगा, और जिनमें फैलाती है उनमें दोनों आ जाएगा, सही। अब ये हो गया सेकेंडरी इन्फेक्शन। इसके बाद में आती है फेवरेबल कंडीशन, मतलब उसको जैसे ही, जैसे मान लो हार्वेस्टिंग हो गई क्रॉप की, हार्वेस्टिंग होने के बाद में क्या हो जाएगा, हार्वेस्टिंग होने के बाद में फेवरेबल कंडीशन आ जाएगी, और वो क्या कर लेंगे, सर्वाइवल अवस्था में आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे, सर्वाइवल में। अब आपको इतनी चीज नहीं बना के आनी, ये तो मैंने समझाने के लिए कहा था। अब इसके बाद में आप जैसे प्राइमरी इन्फेक्शन कर रहे हो ना, यहाँ पर प्लांट का साइन बनाओ, छोटा सा क्या बनाओ, प्लांट का साइन बनाओ बढ़िया तरीके से, उसमें प्राइमरी इन्फेक्शन करवाओ। इसके बाद में यहाँ पर आप सेकेंडरी इन्फेक्शन करवाओ, मतलब जितना भी इसको सजा के आते हो। नीचे आप डिजीज साइकिल लिख रहे हो, उसके अलावा लिखो ये सोइल बोर्न है या सीड बोर्न है, सोइल बोर्न है या सीड बोर्न है। जैसे मान लो हरित वाली रोग है, हरित वाली रोग सीड बोर्न भी है और सोइल बोर्न भी है, मतलब कोई भी डिजीज है वो फसल अवशेषों से ज्यादा फैल रही है
मतलब वो कौन सी है, सॉइल बोर्न है, और वो बीज के द्वारा ज्यादा फैल रही है तो वो सीड बोर्न है। तो नीचे आप क्या लिख के आओ, नीचे लिख के आओ सीड बोर्न है तो सीड बोर्न, और सॉइल बोर्न है तो सॉइल बोर्न। यहाँ पर सर्वाइल लिख के और कौन से स्पोर के द्वारा वो फैल रहा है, कौन से बीजाणु के द्वारा वो फैल रहा है वो लिख के आओ। इस सारा डायग्राम आपको बना के आना है। दोबारा से मैं बता देता हूँ, कोई भी अपना पैथोजन है वो पैथोजन कारक है, सभी में चीजें काम में आएगी है, ऐसे नहीं है। हाँ, मैंने जो नहीं आएगी वो बता दिया कि किसी में सेकेंडरी इन्फेक्शन नहीं हो, उसमें ओनली क्या होगा, प्राइमरी इन्फेक्शन होगा, और लगभग क्या है जीटी सेम ही रहेगा। देखो कोई भी मान लो पैथोजन, वो पैथोजन क्या रहता है, उत्तरजीविता रखता है मर्दा में, अपना मर्दा में रखता है। इसके बाद में वो प्राइमरी इन्फेक्शन करेगा, फेवरेबल कंडीशन मिलते ही, बीज उगते ही मर्दा में उपस्थित होगा तो मर्दा से, या बीज में उपस्थित होगा तो बीज से। इसके बाद में जैसे ही उसमें प्राइमरी इन्फेक्शन होगा, प्राइमरी होने के बाद में उसमें दूसरा इन्फेक्शन मतलब द्वितीय सेकेंडरी इन्फेक्शन होगा, मतलब एक पौधे से दूसरे पौधों में फैलेगा। फिर इसके बाद में तीसरी कंडीशन आती है फेवरेबल कंडीशन, उसको जैसे ही मिलती है तो वो हार्वेस्टिंग होने के बाद में क्या चला जाता है, सर्वाइवल अवस्था में चला जाता है, उत्तरजीविता के रूप में रहता है। तो ये अपना डिजीज साइकिल, सभी प्रकार की कोई भी डिजीज हो उसमें कॉमन रहेगा, और सारी चीजें कोनेडिया वगैरह बीज जनित है, मर्दा जनित है, ये चीजें आपको देखनी पड़ेगी, और सेकेंडरी इन्फेक्शन है या नहीं है वो देखनी पड़ेगी, और बढ़िया तरीके से पौधे का साइन बना के बढ़िया तरीके से आप डिजीज साइकिल को बना के आना। और जिनको अलग अलग सभी का पर्टिकुलर याद है उनको लिए और ही बढ़िया बात है, और जिनको याद नहीं है और याद नहीं होता है सभी का, तो इस प्रकार से जो कॉमन टर्म्स हैं उनको कॉमन को यूज करो। और इसके अलावा प्राइमरी इन्फेक्शन, सेकेंडरी इन्फेक्शन है या नहीं है, मर्दा जनित है या बीज जनित है, ये सारी चीजें क्लियर करके आप डिजीज साइकिल को कॉमन देख सकते हो। इसके बाद में चलते हैं आगे की ओर। आगे अपना है, आगे देखो इसमें दोबारा से देख सकते हो, जैसे इसमें जो गेहूं है, गेहूं की चीजें हैं इसमें, जैसा कि उत्तरजीविता है, उत्तरजीविता गेहूं में कौन सा है, गेहूं में डिजीज साइकिल है, और कौन सा है, गेहूं में है पक्षिनिया ग्रेमिनिस टीटीसाई का डिजीज साइकिल है। एग्जांपल में समझा देता हूं, उत्तरजीविता इसमें कहां बनी रहती है, पहाड़ी क्षेत्रों में। अब वहां पर आप लिख के आना मर्दा में या सीड में, कहीं पर भी है वहां पर। अब इसके बाद में यूरिडो बीजाणु, मतलब कौन से बीजाणु के द्वारा, यूरिडो बीजाणु के द्वारा उत्तरजीविता बन रही है तो यूरिडो बीजाणु लिख दिया। इसके बाद में प्राइमरी इन्फेक्शन, प्राइमरी इन्फेक्शन कैसे होगा, जैसे पहाड़ों में था कोई भी बीजाणु, वो वायु से कहां पर आएगा, पहाड़ों पर आया, पहाड़ों से मैदानों में आएगा, और मैदानों से किस में आ जाएगा, गेहूं में आ जाएगा। मतलब प्राइमरी इन्फेक्शन इस प्रकार से आ गया। अब इसके बाद में देखो, इसके बाद में आता है यहाँ पर आप गेहूं का साइन भी बना के आ सकते हो। इसके अलावा है नेक्स्ट, नई फसल पर सेकेंडरी इन्फेक्शन, दूसरा क्या होगा, अब एक गेहूं की फसल में आ गया, इससे दूसरी फसल में वो फैलता है तो सेकेंडरी इन्फेक्शन आ गया। इसके बाद में जैसे ही फेवरेबल कंडीशन मिलती है, यूरिडो बीजाणु कहाँ पर आते हैं, वापस से पहाड़ी क्षेत्रों में आ जाते हैं। ये इस प्रकार से क्या होता है, डिजीज साइकिल होता है। सॉइल बोर्न है कौन सी है, वो सारी चीजें आप लिख के आ सकते हो। इसके बाद में ये अपना कंप्लीट हुआ। इसके बाद में कॉमन फैक्टर सभी कंप्लीट हुई, एक नहीं हुई है, पहले ये चर्चा करो अपनी। देखो सबसे पहले पैथोजन अपन ने पढ़ लिया, सभी एक जगह लिखे हुए हैं, वहां से आप याद करना। इसके बाद में एटियोलॉजी अपन ने पढ़ ली। इटियोलॉजी वहाँ पर अपने को डिजीज साइकिल में भी आ रही थी और हर जगह अपने को पूछी जा रही थी। इसके बाद में अपन ने पढ़ा मैनेजमेंट पढ़ लिया। मैनेजमेंट के अलावा अपन ने सिम्पटम पढ़ लिए, मतलब लक्षण पढ़ लिए। इसके अलावा डिजीज साइकिल पढ़ लिए, डिजीज साइकिल पढ़ लिए। इसके अलावा आप वेक्टर देख लेना, मतलब 4 से 5 डिजीज अपनी टोटल ऐसी है, 5 से डिजीज ऐसी है उनमें वेक्टर है, तो वहां से आपको वेक्टर पढ़ लेना है कि इसमें वेक्टर ये है, इसमें वेक्टर ये है। मतलब बहुत कम में पूछेगा पर किसी किसी में पूछ लेता है। जैसे कोई वायरस जनित बीमारियां होती है ना, उनमें वेक्टर आता है, तो उनमें आप वेक्टर देख लेना कि वेक्टर क्या होता है, वाहक क्या होता है एक जगह से दूसरे जगह फैलाने में। अब इसके अलावा मेरे को आप एक चीज
चीज पेपर में देख के ये बताओ कि इनके अलावा कुछ पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा। पैथोजन, एटियोलॉजी, इसके अलावा मैनेजमेंट, सिम्टम और डिजीज साइकिल और वेक्टर, इनके अलावा कोई भी चीज आपको नहीं पूछ रहा। तो सारी चीजें मैंने लगभग कॉमन बता दी। पैथोजन वगैरह आपको याद करने हैं, फिर भी अगर कोई इश्यू आता है तो मेरे को मैसेज करके जरूर बताना। अब इसके बाद में चलते हैं डेफिनेशंस और अंतर। डेफिनेशन और अंतर तो सभी के अलग अलग है, तो उनकी भी अपन चर्चा कर लेते हैं। देखो साथियों, देखो सबसे पहले है डिजीज साइकिल क्या होता है। सबसे पहले क्या है, डिजीज साइकिल क्या होता है, इसकी डेफिनेशन है। डिजीज साइकिल होता है पौधे में रोग विकास में, जो पौधे का जो डिजीज डेवलपमेंट है मतलब रोग विकास है, इसमें सम्मिलित जो भी घटनाक्रम होते हैं और इसके अलावा रोगजनक की विकास की जो विभिन्न प्रकार की जो अवस्थाएं हैं और परपोषी पर जो विपरीत प्रभाव पड़ता है, ये सारा जो शामिल होता है इसी को क्या कहते हैं, रोग चक्र। मतलब पौधे के विकास में विभिन्न प्रकार की क्या होती है, विभिन्न प्रकार की स्टेप्स होती है, वो स्टेप्स और रोगजनक की विभिन्न अवस्थाएं आ जाएगी। इसके अलावा जो परपोषी पर पड़ने वाला, जैसे होस्ट प्लांट पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये चीजें आ जाएगी। इसी को क्या कहते हैं, रोग साइकिल कहते हैं। अब इसके बारे में दूसरी डेफिनेशन अपने पास है, ऑब्लिगेट पैरासाइट। क्या है, ऑब्लिगेट पैरासाइट। ये क्या होता है, ऐसे परजीवी, ऐसे परजीवी जो अपना संपूर्ण जीवन काल दूसरे जीवित जीवों पर ही क्या करते हैं, व्यतीत करते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, जैवपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, जैवपोषी कहते हैं। मतलब ऐसे परजीवी जो अपना संपूर्ण जीवन काल दूसरे जीवों पर क्या करते हैं, व्यतीत करते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, जैव परपोषी कहते हैं, जैवपोषी कहते हैं। जैसे एल्ब्यूगो हुआ, एरिसाइपी हुआ, स्क्लेरोस्पोरा हो गया और पक्सिनिया हो गया। इसके बाद में है डिजीज ट्राइंगल। पहले अपन ने देख लिए थे एपिडेमियोलॉजी जो अपन ने पढ़ी थी। देखो क्या होता है, होस्ट, प्लांट और इन्वायरमेंट, इन तीनों के बीच में जो मध्य जो घटनाएं होती है, जो क्रियाएं होती है, उनको क्या कहते हैं, डिजीज ट्राइंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, डिजीज ट्राइंगल कहते हैं। देखो अब इसके बाद में आता है बायो कंट्रोल। क्या होता है, बायो कंट्रोल वह प्रक्रिया जिसमें पौधे के में जो रोगजनक होता है, जो पैथोजन होता है, जो पैथोजन होता है, इसके नियंत्रण के लिए दूसरे सूक्ष्म जीवों का प्रयोग करें। मतलब जो अपना पैथोजन होता है, पैथोजन के नियंत्रण के लिए अगर अन्य जो सूक्ष्म जीव है, अन्य जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, अगर उनका यूज करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, बायो कंट्रोल कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, बायो कंट्रोल कहते हैं। इसके बाद में है सॉइल सोलराइजेशन। क्या है, सॉइल सोलराइजेशन। ये क्या होता है, वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत सौर ऊर्जा के माध्यम से मृदा का तापमान क्या होता है, बढ़ाया जाता है, और इससे जो भी मृदा में जो हानिकारक जो जीव उपस्थित होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उपस्थित होते हैं, उनको नियंत्रित करने के लिए क्या किया जाता है, सॉइल सोलराइजेशन। दोबारा से समझ लो, सॉइल सोलराइजेशन में क्या होता है, मृदा की जो सतह होती है उस पर कोई पॉलीथीन की पन्नी बिछा दी है। इसके कारण क्या होता है, जो अंदर के जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है, 8 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है, जिससे अंदर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो भी पैथोजन है, रोगजनक है, वो क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं सॉइल सोलराइजेशन। अब इसके बाद में देखो आगे की ओर है, आगे अपने हैं अंतर सबसे पहले है रूट रॉट डिजीज एंड विल्ट डिजीज में। किसमें, रूट रॉट है, और दोनों के लक्षण अपन देख लिए थे। सबसे पहले है रोगजनक। क्या है इसका, राइजोक्टोनिया और इसका फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम। इसके बाद में देखो इस रोग की जो ये डिजीज है, रूट रॉट डिजीज, इसमें मुसला जड़ की छाल क्या हो जाती है, ब्लैक हो जाती है। क्या हो जाती है, ब्लैक हो जाती है। इसके अलावा इस रोग में जो छाल को जो हटाते हैं ना, हटाने के बाद में जो देखते हैं उसकी जड़ को, तो उसकी जड़ पर काले रंग की क्या दिखाई देती है, धारियां दिखाई देती है। किसमें, विल्ट डिजीज में। अब इसके बाद में देखो अचानक पौधे की जो पत्तियां है वो पीली होकर क्या हो जाती है, सूख जाती है, और इसमें क्या होता है, इसमें खेत में जो पर्याप्त नमी होने के बावजूद भी पौधे के जो हरे रंग हैं
पौधे को नमी मिल रही है, खेत में क्या मिल रही है, नमी मिल रही है। नमी मिलने के बावजूद भी उसके जो पौधे होते हैं और उसकी जो पत्तियां होती है वो क्या हो जाती है, हरे होने के बावजूद भी क्या हो जाती है, मुरझा जाती है। ये इसका क्या है, प्राथमिक लक्षण है। ये अपना अंतर कंप्लीट होता है। इसके बाद में नेक्स्ट है पाउडरी मिल्ड्यू और डाउनी मिल्ड्यू। कौन सा है, पाउडरी मिल्ड्यू और डाउनी मिल्ड्यू। इस रोग में जो पत्ती होती है वो दोनों सतह पर लक्षण दिखाई देते हैं। मतलब इस रोग में जो पत्ती होती है, जो पत्ती की दोनों सतह हैं उस पर क्या देते हैं, लक्षण दिखाई देते हैं। पर मुख्यतः ऊपरी सतह पर इसके क्या दिखाई देते हैं, लक्षण दिखाई देते हैं। और इसमें ओनली निचली सतह पर कपासी कवकीय वृद्धि होती है, जो कि अपन ने अभी लक्षणों में भी चर्चा की थी। इसके बाद में देखो इसके रोग के जो रोगजनक है, इस रोग के जो रोगजनक है वो बीजाणु हवा के माध्यम से संचलित होते हैं। और इसमें पानी की वजह से, जो डाउनी मिल्ड्यू है इसमें पानी की वजह से उसके रोगजनक पैथोजन संचलित होते हैं, संचरित होते हैं। और इसमें हवा के कारण ये है पौधे में नुकसान कम पहुंचाता है, कम मात्रा में नुकसान पहुंचाता है। ये अधिक मात्रा में क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। इस रोगजनक ये जो रोगजनक है इसमें किसमें, पाउडरी मिल्ड्यू में जो रोगजनक है ये पोषण पत्ती के जो उत्तक है इससे नहीं प्राप्त करते हैं। और ये जो पत्ती के उत्तक होते हैं वहां से क्या करते हैं, पोषण प्राप्त करते हैं। इसके बाद में है नेक्स्ट पेपर अपना 2021-22 का। इसमें सबसे पहले पूछा है डैम्पिंग ऑफ, जो कि अपन ने पढ़ चुके हैं डैम्पिंग ऑफ। इसमें क्या होता है, सीडलिंग में ही जो होने वाला जो मृदाजनित कवक रोग है जिसके फैलने से सीडलिंग क्या होते हैं, मुरझाने लगते हैं। और जो मिट्टी की सतह है इसका जो पास वाला तना है वो क्या हो जाता है, गल जाता है। इसे क्या कहते हैं, डैम्पिंग ऑफ कहते हैं। इसके बाद में देखो वेक्टर क्या होता है, एक ऐसा जीव होता है, ऐसा प्राणी होता है जो रोगजनक को एक जगह से दूसरी जगह पर क्या करता है, पहुंचाता है। जैसे सफेद मक्खी हो गया, इसे क्या कहते हैं, वेक्टर कहते हैं। इसके बाद में है मोनोसाइक्लिक डिजीज। कौन सा है, मोनोसाइक्लिक डिजीज। वह डिजीज जो कि प्रति फसल चक्र में, प्रति जो पर क्रॉप रोटेशन है इसमें केवल एक ही बार क्या करे, संक्रमण उत्पन्न करे, तो इसे क्या कहते हैं, मोनोसाइक्लिक डिजीज। अगर एक से ज्यादा संक्रमण उत्पन्न करे प्रति फसल चक्र में तो उसे क्या कहते हैं, पॉलीसाइक्लिक डिजीज कहते हैं। मतलब इसमें जो पैथोजन होता है इसमें ओनली क्या होता है, प्राथमिक निवेश द्रव्य या प्राइमरी इनोकुलेमी क्या होता है, शामिल होता है। इसके अलावा है नेक्स्ट डेफिनेशन अपनी साइन या चिन्ह। मतलब जो पौधे के जो रोग होते हैं वो किसी भी जगह पर अगर फैलते हैं, जैसे कोई भी लक्षण दिखाई देते हैं उनको क्या कहते हैं, साइन। देखो पौधे के रोगग्रस्त भागों पर दिखाई देने वाला रोगजनक या उसके भाग को ही क्या कहते हैं, रोग साइन या डिजीज साइन कहते हैं। इसके अलावा है सिगाटोका रोग, जो केले में एक बीमारी है सिगाटोका, उसके बारे में देखो। यह केले में उत्पन्न होने वाला क्या है, लीप स्पॉट डिजीज है। कौन सी है, लीप स्पॉट डिजीज है, जो कि कहां पर दिखाई देती है, केले में दिखाई देती है स्पॉट के रूप में, धब्बों के रूप में, जिसे किस नाम से जानते हैं, केले का सिगाटोका रोग, जो कि माइकोस्पेरेला फिजिएंसिस कवक के कारण होता है। और इस रोग में जो पत्तियां होती है वो पीली और ब्लैक रंग के क्या होते हैं, धब्बे दिखाई देते हैं। कौन से, लीप स्पॉट डिजीज है तो लीप स्पॉट में कौन से धब्बे दिखाई देते हैं, पीले और काले रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। इसके बाद में है नेक्स्ट 4 नंबर का क्वेश्चन, अगेती धब्बा और पचेती धब्बा में अंतर। देखो इस रोग के जो धब्बे हैं 3-4 सप्ताह के पौधे पर दिखाई देते हैं और पचेती धब्बा में 6 से 8 सप्ताह, मतलब जो लंबी आयु का पौधा होगा उसमें पचेती धब्बा, और अगेती धब्बा मतलब छोटी एज में ही दिखाई देते हैं 3 से 4 सप्ताह बाद में। अब इसके बारे में नेक्स्ट है, इसमें धब्बे, अगेती पत्ती धब्बा रोग में जो धब्बे होते हैं वो अनियमित आकार के होते हैं, और पचेती धब्बा रोग में कौन से होते हैं, गोलाकार होते हैं। कौन से होते हैं साथियों, गोलाकार होते हैं। इसके बाद में देखो अगेती पत्ती धब्बा में धब्बे कम तथा छोटे आकार में, जो धब्बे हैं वो कम संख्या में होते हैं और आकार में क्या होते हैं, बड़े होते हैं, जिनका व्यास 1 से 10 mm होता है। इसके बाद में देखो धब्बे अधिक तथा छोटे छोटे आकार के होते हैं, गोलाकार होते हैं, 1 से 6 mm आकार के होते हैं। इसके बाद में सेकंड अंतर देखो,
फुट रॉट ऑफ पपाया और रूट नॉट ऑफ पपाया। इसका रोगजनक देखो पीथियम अफेनिडर्मेटम और इसका रोगजनक क्या है मिलाइडोगाइनी स्पीसीज निमेटोड। अब इसके बाद में देखो ये निमेटोड के कारण होता है। इसमें देखो यह रोग मर्दाजनित कवक द्वारा फैलता है और यह निमेटोड द्वारा फैलता है, सूत्रकृमि के द्वारा। इस रोग में फुट रॉट में क्या होता है, इस रोग में सॉइल के पास के जो भी स्टेम हैं वो बेस्ड वो क्या हो जाते हैं, वाटर के कारण क्या दिखाई देते हैं, वाटर के कारण उस पर पैचेस दिखाई देते हैं, लक्षण दिखाई देते हैं। इसके अलावा है रूट नॉट ऑफ पपाया। इस रोग में जो पौधे होते हैं उसकी जड़ों में क्या बन जाती है, गांठें बन जाती है। जड़ों में क्या बन जाती है, गांठें बन जाती है। इसके बाद में देखो आगे का है डेफिनेशंस। देखो नेक्स्ट पेपर की डेफिनेशन है बायो कंट्रोल एजेंट। बायो कंट्रोल एजेंट किसे कहते हैं, ऐसे सूक्ष्म जीव जो कि किसी डिजीज को कंट्रोल करने में, नियंत्रण करने में क्या आते हैं, काम में आते हैं, उसको कहते हैं बायो कंट्रोल एजेंट। क्या कहते हैं, बायो कंट्रोल एजेंट। इसके बाद में है हेटेरोथेलिक फंगी। क्या है, हेटेरोथेलिक फंगी ऐसे कवक जिनकी नर और मादा प्रजनन अंग क्या होते हैं, अलग अलग थैलियों पर होते हैं। मतलब ऐसे कवक है, ऐसे फंगस है जिनकी जो नर और मादा प्रजनन अंग है वो क्या होते हैं, दोनों ही अलग अलग थैलियों पर होते हैं। इसे कहते हैं हेटेरोथेलिक कवक कहते हैं। क्या कहते हैं, हेटेरोथेलिक कवक कहते हैं। इसके बाद में है लेटेंट इन्फेक्शन। क्या है, लेटेंट इन्फेक्शन। देखो ऐसा संक्रमण जिसमें रोगजनक के सक्रिय होने और लक्षण पैदा करने से पहले वह रोगजनक होता है, वो मुक्त रूप से या स्वतंत्र लक्षण क्या कर देता है, प्रकट कर देता है, तो इसे क्या कहते हैं, लेटेंट इन्फेक्शन। मतलब इस प्रकार का संक्रमण है जो कि रोगजनक के सक्रिय होने से पहले और लक्षण पैदा करने से पहले ही रोगजनक मुक्त रूप से क्या कर देता है, लेटेंट जो लक्षण उत्पन्न कर देता है, जिसे क्या कहते हैं, लेटेंट इन्फेक्शन कहते हैं। इसके बाद में है फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट। देखो ऐसे जीव जो कि क्या होते हैं, परजीवी होते हैं, लेकिन आवश्यकता अनुसार कुछ समय के लिए मर्त जीवी की तरह भी अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट या विकल्पी मर्तजीवी कहते हैं। ये जीवित परपोषी होते हैं। ये परपोषी के अलावा मर्त पदार्थों पर भी क्या करते हैं, जीवन व्यापन करते हैं, जिसे अस्टिलेगोटेफ्रिफेना। क्या है, अस्टिलेगोटेफ्रिना। इसके बाद में है क्लाइमेडोस्पोर। क्या है, क्लाइमेडोस्पोर। देखो यह कवक मोटी दीवार वाला होता है। कैसा होता है, मोटी दीवार वाला, बड़ा आरामदायक क्या होता है, जीवाणु होता है। और इसमें कैंडिडा और एस्कोमाइकोटा और विभिन्न प्रकार के मोटी एरेलेसिस प्रजातियां इसमें क्या होती है, शामिल होती है। ये होता है क्लेमाइडोस्पोर। अब इसके बाद में है आगे की और डिफरेंट। क्या है, डिफरेंट है। पहला डिफरेंट है राइजोम रॉट ऑफ जिंजर, मतलब अदरक का राइजोम रॉट डिजीज, और एक है कॉलर रॉट ऑफ ग्राउंडनट। इन दोनों में अंतर देखो। रोगजनक इसका है पीथियम अफेनिडर्मेटम और इसका क्या है, कॉलर रॉट ऑफ ग्राउंडनट का इसका है एस्परजिलस नाइजर। क्या है साथियों, एस्परजिलस नाइजर। इसके बाद में देखो राइजोम रॉट ऑफ जिंजर में इसके लक्षण पत्तियों पर दिखाई देते हैं। अदरक का जो ये रोग है, डिजीज है, इसके जो सिम्टम हैं वो मुख्यतः कहां पर दिखाई देते हैं, लिप्स पर दिखाई देते हैं या पत्तियों पर दिखाई देते हैं। अब इसके बाद में देखो जो अपना कॉलर रॉट ऑफ ग्राउंडनट है, इसके जड़ भाग पर क्या दिखाई देते हैं, सिम्टम दिखाई देते हैं। कहां पर दिखाई देते हैं, रूट पर क्या देते हैं, जो लक्षण होते हैं वो दिखाई देते हैं। और जो राइजोम रॉट ऑफ जिंजर है, इसमें स्पॉट तथा राइजोम किस रंग के होते हैं, पीले रंग के हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, पीले रंग के हो जाते हैं। कॉलर रॉट ऑफ ग्राउंडनट में इसमें जो कॉलर क्षेत्र होता है, इसमें भूरे रंग के क्या हो जाते हैं, धब्बे बन जाते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट अपना अंतर है अल्टरनेरिया ब्लाइट और
अल्टरनेरिया ब्लाइट ऑफ गंवार आ जाएगा और वेब ब्लाइट ऑफ क्या आ जाएगा, मूंगबीन आ जाएगा। इसमें क्या है, डिफरेंट आपको बताना है। आपने देखा होगा कि जो भी अपने डिफरेंट पूछ रहे हैं वो मुख्यतः किसके आ रहे हैं, मुख्यतः डिजीज के अंदर आ रहा है। अब देखो उसके एक तो लक्षण का अंतर बना लेना और ये किसके जनित बीमारी है, सीड जनित है या मर्दा जनित है, इसका अंतर हो जाएगा, एक पैथोजन का हो जाएगा। 3 अंतर तो सीधे सीधे ही हो रहे हैं और उन्हीं से ये छोटे क्वेश्चन भी क्या हो रहे हैं, सोल्व हो रहे हैं। मेरे हिसाब से इससे बढ़िया कोई भी आपको मेथड नहीं है कम से कम टाइम में बढ़िया से बढ़िया नंबर लाने का। इसके बाद में देखो गंवार का जो अल्टरनेरिया ब्लाइट है, इसका जो अपना पैथोजन है वो कौन सा है, अल्टरनेरिया साइमोप्सिस। कौन सा है, अल्टरनेरिया साइमोप्सिस। इसके अलावा है जो अपना है वेब ब्लाइट ऑफ मूंगबीन, इसका क्या होता है पैथोजन, राइजोक्टेनिया सोलेनाई। क्या है, राइजोक्टोनिया सोलेनाई। इसके बाद में देखो इस रोग में पत्तियों पर हल्के भूरे रंग के क्या बन जाते हैं, धब्बे बन जाते हैं और इसमें पत्तियों पर सफेद भूरे रंग के क्या होते हैं, धब्बे बनते हैं और नमी की उपस्थिति में यह रोग संपूर्ण पादप पर क्या हो जाता है, फैल जाता है। कौन सा, अल्टरनेरिया ब्लाइट ऑफ गंवार। इसके बाद में वेब ब्लाइट ऑफ मूंगबीन में देखो यह रोग पसल चक्र के अभाव के कारण फैलता है। किसके कारण, पसल चक्र। अगर बार बार अपन पसल चक्र करते रहें तो ये बीमारी, ये डिजीज नहीं फैलती है। अब साथियों अपना जो पैथोलॉजी का सब्जेक्ट था वो कंप्लीट होता है, बढ़िया तरीके से अपन ने कवर किया। आई होप आपका टोटल इसमें सिलेबस भी कवर हो गया और पेपर सॉल्यूशन भी कंप्लीट हो गया। सारी पीडीएफ्स आपको ऐप पर मिल जाएगी। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। और साथियों मैं बता देता हूँ, जो किसी स्टूडेंट के अगर स्टैटिक्स बैक है, अगर मैथ बैक है और कोई भी फर्स्ट ईयर की सब्जेक्ट्स है, वो सारी क्लासेस अपने ऐप पर अवेलेबल है, ऐप पर कोर्स बने हुए हैं। तो साथियों अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक बार जरूर बताएं ताकि उनकी भी क्या हो सके, हेल्प हो सके। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत साथियों।